अरे एसी को कर लो ये यूज करो यार अरे कोई नहीं लेके आया मुझे अभी नहीं लेके कैसे सीएम वाली बात तो क्या अरे इसका मॉड्यूल जल्दी तरह के थैंक्स बाहर अगर तुम्हें नहीं मिलेगा फिर तेरी बॉडी में किस का नहीं मिलेगा मुझे अभी तक मॉड्यूल ले लेकिन नहीं करना है ना पीछे ये साइड अरे नहीं यार पागल हो गए चल गए अरे भाई वो बहुत बड़े इंडस्ट्री नहीं होता है हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आपने वो कर लिया था काम? यस ये एसी का 01 कर लिया था?
हाँ वो भी कर सकते हैं। अपने को तो फेजर से ही करना था। हाँ बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट। रुको शेयर स्क्रीन मेरा। मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये ईएम वाला कर लिया काम की नहीं? हाँ मैं तभी मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं किया तो ठीक है। अच्छा। अच्छा चल कोई बात नहीं, फिर अभी ईएमआई वाला तो कर लिया ना सबने? एसी एसी हाँ। क्या कह रहा है करण? करण तुम ये बता रहे हो कि ऑफलाइन वाले मॉड्यूल्स नहीं लाए हैं ऐसा? नहीं मतलब ये करण को कैसे पता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ। अच्छा इसमें क्या बचा हुआ था एसी में? चलो एक्सरसाइज 0 सी पार्ट बच्चों, एनी डाउट्स? पावर फैक्टर एंगल इज 5। टाइम लैग का है। मैं बताता हूँ, टाइम लैग वो लॉजिकली निकल आता है, कुछ खास नहीं है। ये हो गया बच्चों, बताओ। ये 0 एक्सरसाइज है ना? हाँ। हाँ जी बच्चों इसमें बताओ। और ये 16th क्वेश्चन बी पार्ट का आंसर आ रहा है। सिक्सटींथ बी पार्ट सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है ना? यही बात है। इसका आंसर पी आर आर है, पी एस आर है। हाँ, ठीक है ओके। सी पार्ट डन बच्चों, कोई डाउट नहीं और? ओके डी पार्ट। ओके बच्चों जैसे आप ये देख समझ गए होंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है या सी पार्ट है ना, पावर ट्रांसफर्ड हाफ द पावर, तो वो पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना। ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि वो उसी ओमेगा नॉट की बात कर रहे हैं, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा की, है ना? थर्ड क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लें। हाँ
सी ऑप्शन में ऐसे आएगा, मैं इंक्रीज और डिक्रीज इफ। ठीक है, वो जो राइट साइड लिखा हुआ है ना, वो इसको लेफ्ट पे कर दो। और हाँ, वो मॉड्यूल में तो करेक्टेड, आई थिंक मेरे पास पुरानी है करेक्शन। और डी में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B3 इज मैक्सिमम, इसको इधर कर दो लेफ्ट पे। हाँ, फिर हो जाते। ठीक है, हाँ जी। ये फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। तो ये बच्चों क्लियरली एक सीरीज LCR सर्किट है ना। तो अमीटर की रीडिंग तो क्या आनी है, जो भी RMS करंट है वो आएगी। जो वोल्ट मीटर है, अगर आप ध्यान से देखो, ये ओरली ही हो सकता है। वोल्ट मीटर L और C के अक्रॉस लगा हुआ है, और दोनों की रिएक्टेंस सेम है 4। तो हमें पता है कि वो तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जीरो हो गई, अमीटर की जो भी बनेगी, मतलब ये यही हो गया आंसर। सीधा क्लियर। क्या है, कैसे? अच्छा, आगे और कोई क्वेश्चन बच्चों? डन। एक्सरसाइज 1C पार्ट। किसका? करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45। नहीं, मतलब ये आपने ध्यान रखा है, करंट लीड्स वोल्टेज है तो 5 माइनस में डलेगा। 28 का ठीक है मेरे ख्याल आंसर। वही गलती की होगी, माइनस साइन वाली। और एक 31 देखना बच्चों, ये मतलब आई थिंक अगर आप PDF देख रहे होगे तो ये रेड में आपको दिख रहे होंगे आंसर्स, ये आते हैं इसके। ठीक है, डी पार्ट बच्चों, एनी डाउट? अच्छा बच्चों, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 20? इसमें लिखा है कि शार्पनेस को इंप्रूव करना है, तो फुल विड्थ को 2 के फैक्टर से कम करना है, राइट? ये दिया हुआ है। तो सजेस्ट सुटेबल वे का है, मतलब बेसिकली आपने क्यू फैक्टर को इंक्रीज करना है, करेक्ट? क्यू फैक्टर बच्चों, क्यू फैक्टर में क्या कुछ आता है? क्या फॉर्मूला था क्यू फैक्टर का? मतलब प्रोपोर्शनल टू L/R था, R/L था? L/R, है ना? तो अगर हमने L/R को बच्चों डबल करना है तो क्या तरीका हो सकता है? या तो R को हाफ कर दो या L को डबल कर दो, राइट? तो क्या करना चाहिए? देखो, तो सोच के ऐसा लगता है कि R को कम कर दो कि और अच्छा ही है कि आ, एक तो यहाँ पे काम बन गया, और एक सोच कर लगता है कि चल हीट भी कम लॉस होगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझो, प्रैक्टिकली सर्किट में आर आता कहां से? किसी भी सर्किट में आर आता है वायर से। हम अपने शौक से थोड़ी लगाते हैं यार,
राइट। जैसे आप वो पावर वाला एग्जांपल ले लो, वो जो ट्रांसफार्मर वाला किया था, वहां पे भी ये आर था, वो किस कारण से है? वायर्स ऑफ द सर्किट के कारण। ठीक है, तो विच मीन्स यू कैन नॉट कंट्रोल आर। यस, एल बढ़ा सकते हो। एल बढ़ाने का क्या तरीका है? ठीक है, वो तो जो भी इंडक्टर लगा होगा उसके अंदर कोई मटेरियल डाल दो, है ना, तो एल बढ़ जाएगा। तो थ्योरेटिकल मेथड से कि आर हाफ कर दो, वो तो बहुत ही अच्छा हो गया, बट प्रैक्टिकली आर हाफ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा? एल ही डबल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसका पीछे आंसर मुझे ख्याल नहीं है। ठीक है, बट आप ये लिख लो कि प्रैक्टिकली वी चेंज क्यू फैक्टर बाय चेंजिंग एल। हाँ, मतलब जो भी, अच्छा एक वो भी तो पंगा पड़ेगा। एल के साथ अगर हम चेंज करते हैं तो ओमेगा नॉट ही चेंज हो जाएगा। ख्याल आया? तो बस ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल के हिसाब से ही बना हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, नहीं वो तो लाइन तो ठीक ही लिखी है काटने की जरूरत नहीं थी वैसे पॉइंट समझ गया मेरा, क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, चलो यहाँ तो ठीक है, हम आर वर्सेस एल क्या चूज करेंगे? हमें आर ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एल चेंज करने से ओमेगा नॉट ही चेंज होता है ना। बट रियलिटी में गिवन अ चॉइस, तो मतलब हम ऑब्वियसली रियलिटी में आर को नहीं मॉडिफाई कर सकते, फिर हम कुछ और ही करेंगे, है ना। कैसे? किसके पैरेलल में, कैसे करो? वायर के पैरेलल में आप लगा नहीं पाते ना, बहुत लंबा सा सर्किट होता है। वो सारी चीजों को देखना पड़ता है। आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हो ना कि क्या होगा, या कैसे इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हो? हाँ, ठीक है, आप कह रहे हो कि इस क्वेश्चन में मतलब हम ये कर सकते थे कि अगर रेजिस्टेंस को हाफ ही करना है तो हम क्या करें, जो भी सर्किट की रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दो तो वो हाफ हो जाएगी। राइट, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिकली क्या होता है हमें देखना पड़ता है ना, कहीं जगह बी स्क्वायर बाय आर होता है, कहीं जगह आई स्क्वायर आर होता है, कि उसके हिसाब से क्या चीज सूटेबल है। ये क्या, डन बच्चों ये? चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2 फिर अभी नहीं की होगी। एक बच्चों, मैंने जो आपको एक वो क्वेश्चन दिया था, पैरेलल आरएलसी वाला, मैंने ड्रॉ किया था ना कहीं? इसमें नहीं था?
एसी जनरेटर में, हाँ ये रहा। तो इससे बच्चों हम क्या करते हैं, सी आपको बात समझनी थी कि V सेम है तीनों के अक्रॉस, और अगर मैं तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं IL IC IR, तो जो मेन करंट IR है दैट बिकम्स इक्वल टू IL प्लस IC प्लस IR। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फेजर ड्रॉ करेंगे वोल्टेज का, क्योंकि भाई वो तो कॉमन है। अगर वोल्टेज का फेजर आ गया तो IR हो गया P नॉट बाय, बताओ IC कहाँ आएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे? कैपेसिटर करंट लीड करता है ना, ऐसा याद रखो। तो IC आ गया E नॉट बाय XC, और वो आ गया E नॉट बाय XC। तो बेसिकली आपको इन तीन फिगर्स का रिजल्टेंट लेना है, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, वही निकालना है, बस करंट ही तो निकालना है, तो वो निकल आएगा। तो आपका जो I नॉट है वो बन जाएगा आपका E नॉट इंटू रूट ऑफ 1/XL माइनस 1/XC का स्क्वायर प्लस 1/। आ गया समझिए सबको, किस किस का हो गया था ये? ओके, हाँ हाँ, वो तो इससे वो फाई आ जाएगा, तो उससे वो उस तरह भी लिख दोगे आप। टाइम टी के लिए तो बस एक वो फाई चाहिए आपको, फाई आपका निकल आएगा ना, ये इन दोनों को सबट्रैक्ट करके जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एंगल आ जाएगा, उसकी टर्म्स में जैसे वहां लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, ओके, तो चलो लेट्स रिटर्न टू EM waves। तो हमने लास्ट टाइम बच्चों समझ लिया था ना EM waves क्या होती हैं, और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज बच्चों हमने लिखी थी लास्ट टाइम, एक बार रिकैप लेते हैं। एक तो हमने ये बात करी थी कि सेम फेज में होते हैं E और B। दूसरा हमने ये बात की थी कि E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो E क्रॉस B के अलॉन्ग होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है, राइट। सेकंड लिखी हुई है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है हमने, हमने E और B की वैल्यूज को रिलेट किया हुआ है C से, ठीक है। यही तीन लिखी थी हमने, क्या कुछ और भी लिखा था कि वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, राइट। वो सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी लिखो आपके लिए, वो फोर्थ हो गई कि जो वेव स्पीड है वो होती है C, जो होता है दैट इज इक्वल टू
1/√μ into एप्सिलॉन। मतलब अगर हमें मीडियम का म्यू पता है और मीडियम का एप्सिलॉन पता है तो हम बता सकते हैं कि वहां पर वेव स्पीड क्या हो। और बच्चों आपको ख्याल होगा कि हम वेव इक्वेशन से भी लिख सकते हैं वेव स्पीड, याद है? तो वो भी हम आगे लिखेंगे। अभी हम ये मतलब ये डिराइव नहीं कर सकते आप कि ये कैसे आया c इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। हाँ मतलब वेरीफाई कर सकते हो, डिराइव नहीं कर सकते इस चीज को कि ऐसा है। मतलब अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो यस ये वैल्यू 3 × 10⁸ आएगी। तो यस वो आएगी, बट अगेन कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, राइट इसका। ठीक है, अब बच्चों ये सी की एक खासियत होती है, ठीक है, ये एक बड़ा ही आप कह लो जब ये बात पता चली थी तो इट वाज वेरी न्यू थिंग, बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात थी कि जैसे एक्चुअली बच्चों क्या था कि ना मतलब ये जो ईएम वेव्स चैप्टर है यहां से, जैसे मैंने आपको बताया था ना हम सारा कुछ वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे जैसे हिस्ट्री में आया था। ठीक है, तो ये ईएम वेव्स चैप्टर ऑनवर्ड्स ऐसा होना शुरू हो गया था कि, या ऐसे कह लो कि जब मैक्सवेल की इक्वेशंस आई तो तब से ऐसा होना शुरू हो गया था कि लोगों को लगने लग गया था, या पीपल डिस्कवर्ड कि भाई हाँ न्यूटन्स लॉज ही सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ अलग फिनोमेना भी हो रहे हैं जो न्यूटन्स लॉज से एक्सप्लेन नहीं। तो वन सच वेरी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट वाज कि ये जो सी है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये कुछ एक ऐसा कांस्टेंट निकल के आ गया जिसकी वैल्यू हर फ्रेम में सेम होती है। तो दिस इज वाज समथिंग टोटली न्यू एट दैट टाइम। अभी तक हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते आ रहे थे, बट इट टर्न्ड आउट कि ईएम वेव्स पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं लगता। मतलब स्पीड ऑफ लाइट में कुछ ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन ऑल द फ्रेम्स। तो मतलब बेसिकली इस कंसेप्ट, दिस वाज द अंडरलाइंग कंसेप्ट फॉर आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहां से शुरू हुई थी आइंस्टाइन की थ्योरी कि भाई सी का पता नहीं क्या पंगा है, फिर उससे रिलेटेड उसने बड़ा कुछ और बनाया। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग वर्थ नोइंग कि सी इज सेम फॉर ऑल फ्रेम्स। इसके ऊपर आपके जनरल रिलेटिव मोशन वाले रिजल्ट्स नहीं लगते। ठीक है, ये बच्चों क्या है कि अभी हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सी का रिजल्ट आया वो आपको एक मेथड से समझ आ जाएगा, बट वो कंप्लीट मेथड नहीं है कि मतलब उससे हम कंप्लीटली कह पाए। और इसका तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये जो रिजल्ट लिखा है हमने सी इज 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? ट्रांसफर्स हम लिख चुके हैं। ठीक है, अगली बात बच्चों, ये वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये बात इससे आपको क्लियर हो ही रही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में क्रिएट हो सकते हैं तो ऑब्वियसली मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो रही ही नहीं। एंड बच्चों आपको ये ऊपर जो आपने रिजल्ट देखा है लिखा है उससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जब मीडियम नहीं होगा तब तो ये वेव सबसे फास्ट ट्रैवल करती है ना? जो सी स्पीड है वो तो वैक्यूम में है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी और रखते हो उसमें तो स्पीड कम ही होती है। ठीक है, जो बच्चों हम 11th में पढ़ते थे वेव्स, उसमें हमने सारे वही रिजल्ट्स किए थे जहां पे वेव्स को मटेरियल चाहिए था, मीडियम चाहिए था। हमने एयर ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, लिक्विड ले लिया, जो भी हमने सारे वो केसेस किए थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बिना मटेरियल वाली कर रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हमने लिख लिया। किसी भी इंस्टेंट पे ई और बी इस तरीके से रिलेटेड है। अब ये चाहे पीक वैल्यू है चाहे
RMS वैल्यू है चाहे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, सबके लिए होल्ड करता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, ये वेव है, EM वेव इज अ वेव, तो वो वेव की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी। ठीक है, अब वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पुरानी क्लासेस से थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब हमें लाइट के लिए पता है ज्यादा। अब लाइट भी एक वेव ही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन वेव्स की भी होती है। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है पोलराइजेशन। ठीक है, और एक अलग कंसेप्ट जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो है डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फिलहाल यू आर नॉट सपोज टू नो कि क्या होता है, सिर्फ हम इस चैप्टर में मतलब सो दैट कि अपनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाए, हम लिख लें कि ये इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। मैं आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, ऑल्दो मैंने कल कहा था कि मैं नहीं पूछूंगा। EM वेव्स की बच्चों कहाँ पे हमने क्लास 11th में जरा सी बात की थी इस कंटेक्स्ट में कि हाँ उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, या ये चीज की वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है। माय क्वेश्चन इज 11th क्लास में हम कहाँ पर EM वेव्स का थोड़ा सा मेंशन करते हैं टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कोई ऐसा फिनोमेना जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता, या जहां पर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होती है। यस, रेडिएशन। रेडिएशन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था वो विदाउट एनी मीडियम था, तो रेडिएशन में भी क्या हो रहा होता है, EM वेव्स ही इन्वॉल्व होती हैं। याद आया? और आपको याद होगा रेडिएशन में हम वो पढ़ते हैं ना सारा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो सारा कुछ, तो वो वेव्स हैं, तो वो प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों, हमें ये बात पता है कि कोई भी वेव एनर्जी कैरी करती है, करेक्ट? तो ये जो EM वेव है ये भी एनर्जी कैरी करेगी। ये एनर्जी कहां पे होगी? या इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी या मैग्नेटिक फील्ड में होगी। हमने दोनों एनर्जीज की बात पहले की है। हमने ये भी बात की हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है वहां पे कितनी एनर्जी होती है, कैसे बात की है हमने, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। और हमने सिमिलरली ये बात भी की हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड जहां होती है वहां पर भी एनर्जी होती है, ऑल्दो हमें समझ नहीं आया था कि वो कैसे होती है, हमने कहा था होती है, जिसकी भी हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी। करेक्ट? तो भाई जब ये EM वेव एनर्जी कैरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे एनर्जी डेंसिटी होगी B²/2 म्यू नॉट। तो बच्चों आप क्या करो, आ, एक बार के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, और जो हमने रिलेशंस ऊपर लिखे हैं एप्सिलॉन नॉट का या E/B का या कुछ, उन रिलेशंस को यूज करके मतलब ये जो रेशो बनेगी एनर्जी डेंसिटी की वो कुछ एक फिक्स नंबर बनेगा। देखो वो नंबर क्या आता है, मतलब वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ energy density of electric field to that of magnetic field. Use all the relations which we have written above. बहुत easy है।
हो गया? तो ये बच्चों आंसर सीधा सीधा 1 आ गया। तो ये बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि ऑल्दो हमने ऊपर लिखा था कि भाई ई और बी, ये जो 6 पॉइंट है कि ई और बी के मैग्नीट्यूड्स तो अलग अलग है ना, बट दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि इनडायरेक्ट मेथड है, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर 6th वाला कंसेप्ट भी यूज हुआ होगा और ये 3rd वाला भी यूज हुआ है ना। तो अब एक ही बात थी कि या तो मैं आपको ये लिखवा दूं लेता कि एनर्जी डेंसिटी सेम है, उसके बेसिस पे हम ऊपर वाले रिजल्ट्स डिराइव कर लेते, या हम ये कह देते कि ये है तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी सेम है, इंटरलिंक्ड है काम। और ये एनर्जी डेंसिटी सेम कहने से फिर से एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ भाई बिल्कुल सिमेट्रिक है ई और बी, उनके अंदर सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है, राइट। मतलब बेसिकली बचाओ हायर लेवल ऑफ फिजिक्स सेज कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम ही है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन सम सॉर्ट ऑफ फ्रेम, कि मतलब आप एक फ्रेम में देखते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आती है, दूसरे फ्रेम में वही चीज आपको एज मैग्नेटिक फील्ड नजर आती है। ठीक है, वैसे आपको बता रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू अस, कि मतलब बेसिकली ये एक ही है, हम इसको बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ते हैं, इन रियलिटी ये एक ही चीज है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? प्रॉपर्टी तो बोथ आर सेम, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं। जैसे अपने पावर फोर्स बनाई थी वैसे एक हम्म, जैसे बैलेंस फोर्स है हाँ एक हाँ, तो वो कुछ ऐसा होता है कि वही उसी से आता है, कुछ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन करके होती है जिससे कि आप फ्रेम चेंज कर सकते हो, और उस मतलब उस तरह से चेंज करते हो तो ऐसा निकल के आ जाता है कि हर फ्रेम के अंदर वही सेम लॉरेंट्स फोर्स आती है, कुछ ऐसा होता है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों अगर वेव है तो अगेन फ्रॉम आवर क्लास 11th, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ठीक है, तो एनर्जी का तो हमने ऊपर लिख लिया। अगला पॉइंट आता है कि ये जो वेव्स हैं ये मोमेंटम भी कैरी करती है। अगर ये मोमेंटम कैरी करेंगी तो ये किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है या फिर प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों नाउ दिस इज समथिंग न्यू, हमने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की कि वेव किसी सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। ठीक है, तो बट इट कैन, वेव एक सरफेस के ऊपर फोर्स या फिर प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है इसको हमने नाम दिया हुआ है एज रेडिएशन प्रेशर, जो वेव एक्सर्ट करती है। तो बच्चों बहुत सारे ना ऐसे मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, मैं बाई चांस मतलब वीडियो ढूंढ रहा था, मुझे कल मिली नहीं, मतलब समथिंग लाइक दिस कि ऐसे एक डिस्क है या कोई पतला सा पेपर है, ठीक है, कोई भी शीट मान लो, और इसके ऊपर हमने ऐसे नीचे से एक लेजर बीम डाली हुई है, मान लो बहुत ही इंटेंस लेजर बीम, तो इट इज पॉसिबल कि आप ये जो भी आपकी डिस्क है आप उसको फ्लोट करवा दो। ठीक है, अब अगर तो आप सिंपल प्लेन मैकेनिक्स सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है कि हाउ कैन द डिस्क फ्लोट, बट अब आप जैसे ही ये रेडिएशन प्रेशर का कंसेप्ट सोचते हो
तो ये बात समझ आती है कि भाई हाँ, ये जो भी वेव्स हैं अगर उनका मोमेंटम है तो इट्स द सेम थिंग कि ये उसके ऊपर जब इसे टकराएंगी तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो उसको फ्लोट करवा सकती हैं। इनफैक्ट दिस सिचुएशन इज, फिर से क्लास 11th आ गया। ये हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करते थे बच्चों क्लास 11th में कि ऐसे एक शीट है, उसको नीचे से उसके ऊपर गन से बुलेट फायर कर रहे हैं तो वो शीट फ्लोट कर जाए। ठीक है, क्लास 11th में हमने इसके 2 केस किए थे कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए या उस पर ये एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है ये। जैसे वहां गन बुलेट के मोमेंटम की बात थी, यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इस वेव का। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, दिस इज अ लिटिल हार्ड टू एब्जॉर्ब इन द फर्स्ट टाइम कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट मतलब समझने वाली बात यह है कि इस वाले मोमेंटम में और जो आप अभी तक मोमेंटम करते आए हो उसमें कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पर भी बच्चों हम बिल्कुल वैसे ही केस बनाएंगे कि वेव एब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले बच्चों एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे हम मानते हैं कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रेडिएशंस पड़ रही हैं एंड दे आर गेटिंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंड हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है वेव से रिलेटेड कि दे ट्रांसफर यू एनर्जी इन टाइम टी। तो बच्चों आप ऐसा करो, थोड़ा सा फिर से क्लास 11th आ गई, क्लास 11th केमिस्ट्री, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत फोटोन वगैरह की बात करते हो, डी ब्रॉगली, वेवलेंथ और ये सारा कुछ, थोड़ा सा वो कंसेप्ट याद करो, एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, उन कंसेप्ट्स को लगाने की कोशिश करो एंड सी कि मतलब क्या आप इसके बेसिस पे, अगर आपको यू और टी दिया हुआ है, क्या आप इसके बेसिस पर इस वेव के मोमेंटम की बात कर सकते हो कुछ? वो फोटोन वाले कंसेप्ट लगाओ, मतलब विदाउट विदाउट नोइंग कि ये वेव और फोटोन एक ही बात होती है। ठीक है, एक बार के लिए लगा दो फोटोन वाला कंसेप्ट। फोटोन की एनर्जी और फोटोन की मोमेंटम वाले रिजल्ट लिखो, उसके बेसिस पर कोशिश करो कि क्या आप यहां पर इस वेव का मोमेंटम लिख सकते हो। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है।
ये जो टर्म्स हैं साथ में सी यूज कर सकते हो आप, यू टी और सी है आपके पास। यस, हाँ करण नूर, फॉर्मूला तो सही याद आ गया, बट लैम्डा इज नॉट गिवन टू यू, राइट? मतलब यू इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है ना। हाँ राइट वरुण। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन याद करो एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला याद करो, दोनों को यूज कर दो बस हो जाएगा। इसका ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, करेक्ट? और एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना? इन दोनों को यूज करो। एनर्जी आपको यू की टर्म्स में गिवन ही है। बच्चों आप ये बात समझ गए हो कि द ओनली प्रॉब्लम इन अप्लाइंग दिस रिजल्ट इज कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्यों अप्लाई कर दिया। मतलब ये वेव है और वो फोटोन है, तो वो तो केमिस्ट्री में भी नहीं पता था आपको, वहां भी तो किया ही था ऐसे ही, है ना? तो भाई जब आप लिखोगे लैम्डा इज एच बाय पी और यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो इन दोनों को यूज करके आपको पी निकालना था। आपके पास पी आ गया एज यू बाय सी, करेक्ट? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? अब बच्चों अगर हम मान रहे हैं कि ये वेव्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। इनिशियल मोमेंटम यही वाला हो गया u बाय सी, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या बन गया? u बाय सी बन गया, करेक्ट? दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सबके बात क्लियर हो गई बच्चों? मुझे ये बताओ, अगर ऐसा होता कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता? इसका 2 टाइम्स हो जाता, है ना? सबको ये बात क्लियर है? ओके, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, ये वही डेरिवेशन हो गई। फोर्स क्या होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम? तो ये बन गया हमारे पास u अपॉन सी टी,
ठीक है। अच्छा हमने लिखा नहीं है बट लॉजिकली आपको समझ आ गया होगा कि ये फोर्स किधर को लग रही होगी, शीट के ऊपर। शीट पे किधर को लगेगी फोर्स, नीचे लगेगी। हाँ? ओके। अब बच्चों यहां से हम बना देते हैं टर्म रेडिएशन प्रेशर। वो क्या बन जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। तो वो बन गई U अपॉन CAT। क्लियर सो फार। अब बच्चों यहाँ पे हम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक चीज करते हैं। ये टर्म क्या बनी, U/T, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, राइट। तो व्हाट वी गॉट टू नो इज कि भाई ये जो फोर्स है, कैन आई राइट इट एज, और बच्चों यहाँ पे ना जो एक बहुत ध्यान रखना है वो रखना है वेरिएबल्स का, कि ये जो पावर है ये P/C है, जहां पे मैंने P बड़ा लिखा है। ठीक है, डो नॉट कंफ्यूज दिस P विद मोमेंटम वाला P। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको कैपिटल लिखा है और दूसरे को स्मॉल लिखा है। करेक्ट बच्चों, समझ आ गया। और रेडिएशन प्रेशर बन गया बच्चों F/A, जो कि बन गया U/CAT। अब बच्चों ये टर्म क्या बनी, U अपॉन AT, मतलब पावर अपॉन एरिया। क्या होता है, या एनर्जी पर एरिया पर टाइम क्या होता है। एनर्जी पर एरिया पर टाइम, स्टीफन्स लॉ। इंटेंसिटी, करेक्ट। वहां पे करते नहीं होते हम, इंटेंसिटी वर्ड बार बार यूज करते होते थे। वो ग्राफ भी बनाते थे हम, इंटेंसिटी और लैम्डा वाला, मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ में। सब साफ है भाई, सब साफ है। तो इंटेंसिटी बन गई एनर्जी पर एरिया पर टाइम, जो कि बन गया पावर अपॉन एरिया। तो बच्चों वेव्स के केस में ना इंटेंसिटी टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है ना, कि वो किसी भी, क्योंकि वेव का काम ही एनर्जी ट्रांसफर करना है। तो वो हमें बता रही है टर्म ये कि भाई वो पर एरिया पर टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर। तो तो, तो जो स्टीफन्स लॉ था बच्चों, उसमें भी तो क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, राइट। इसीलिए तो उससे वो बना सिग्मा E/A T की पावर 4, जो पावर बनी उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके। ये सबको समझ आ गया। तो यहां से बच्चों ये रेडिएशन प्रेशर का क्या फॉर्मूला बन गया, I/C। अब ये फिर से कंफ्यूजन है, अब एक और P की टर्म आ गई। P की 3 टर्म्स हैं, मोमेंटम, पावर एंड प्रेशर। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है।
सबका ये समझ आ गया कैसे बना? मुझे बच्चों ये बताओ कि यही सारी टर्म्स अगर हम रिफ्लेक्शन मान लेंगे तो क्या बनेंगी? 2 टाइम्स हो जाएंगी, है ना? जो फोर्स है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, जो प्रेशर है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाई चांस कंफ्यूजन होने भी लगे तो डायमेंशनली चेक कर लो, ठीक है? मतलब गलत मत करके आना कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आ गया समझ बच्चों? ओके, अब बच्चों हम फर्दर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। हमने ऊपर यूज तो कर लिया उसको, उसको हम फिर से डराइव करेंगे कुछ टर्म्स में। भाई इंटेंसिटी होता क्या है फिर से? पावर अपॉन टाइम, ठीक है? पावर पर सॉरी पावर अपॉन एरिया, है ना? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। बच्चा आप कोशिश करो जरा, आप यूज करो वो वाला फॉर्मूला जो हमने एनर्जी डेंसिटी लिखी थी, ठीक है? एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके ट्राई टू फाइंड इंटेंसिटी, ठीक है? मुझे एक इंस्टेंट पे इंटेंसिटी चाहिए, सोचो एक बार। मतलब जो मैं और थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी से आप एनर्जी लिख सकते हो, है ना? कोई भी एरिया अज्यूम करके उसकी टर्म्स में कैसे लिखोगे टोटल इंटेंसिटी? हाँ, टाइम टी एक वेरिएबल आएगा आपके पास, एक ए भी वेरिएबल आएगा अभी फॉर द टाइमिंग। ए, हाँ एक बार इंट्रोड्यूस कर लो, एक ए इंट्रोड्यूस कर लो, एक टी इंट्रोड्यूस कर लो। मतलब मैं चलो एक थोड़ी सी सिचुएशन आपको क्लियर करता हूँ, इससे और इजी हो जाएगा। ऐसे बच्चों मान लो ये एक वेव आ रही है ऐसे, ठीक है? वो ऐसे एक एरिया पे गिर रही है, ये एरिया ए हो गया, और टाइम टी ले लेते हैं हम, ठीक है? हमें बेसिकली एक बार के लिए टाइम टी लेते हैं। ये वेव स्पीड हो गई सी, तो टाइम टी में बच्चों ये जो सी टी पोर्शन है, इस सी टी पोर्शन के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी उस एरिया पे पहुंच गई। क्या ये बात समझ आती है? ये कितना वॉल्यूम बन गया बच्चों? एसीटी। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी?
दोनों की अगर हम एनर्जीज ऐड कर दें, भाई इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी एनर्जी होगी, करेक्ट? तो वो कितनी बन जाएगी? ऐसे लिखोगे आप, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू एसीटी। क्यों लिखा है ऐसे हमने? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है। एंड क्योंकि ये दोनों सेम ही है, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर ही लिया है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ये तो इक्वल ही है। तो आई कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एसीटी या फिर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट एसीटी, है ना? यहां तक कोई भी डाउट बच्चों? तो अगर अब इंटेंसिटी बनाना है, एनर्जी पर एरिया पर टाइम, क्या बन गई? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी या फिर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। तो बच्चों आप एक बात समझो कि ये किसी भी एक इंस्टेंट की इंटेंसिटी है ना? ये रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं कि अगर किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है या मैग्नेटिक फील्ड बी है तो क्या इंटेंसिटी है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों, है ना? ओके, अब जहां पर भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल होती है क्या करना चाहिए? इसकी एवरेज। तो वी विल टॉक अबाउट एवरेज इंटेंसिटी। बच्चों सोच के मुझे बताओ अब कि एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी। इसी एक्सप्रेशन से बनानी है ना? इससे आप एवरेज इंटेंसिटी कैसे बनाओगे? यूज सम concepts ऑफ alternating करंट, उसके हिसाब से सोचो। एसी का कंसेप्ट है सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 बार उस एवरेज वाली बात पे एम्फेसाइज कर चुका हूँ, सोचो वही चीज है। ई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? सॉल्व नहीं करना पड़ना चाहिए, सीधा यूज द डेफिनेशन। आया ख्याल? क्या आएगा?
आरएमएस ही तो आएगा फिर से। आरएमएस क्या होता है? रूट ऑफ मीन ऑफ ई स्क्वायर, राइट? तो ई आरएमएस स्क्वायर क्या हो गया? मीन ऑफ ई स्क्वायर। जहां पर भी बच्चों प्लीज, ये बहुत बार आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कई टेस्ट में बार बार यूज होगी बात। जहां पर भी कोई साइनोसॉइडल फंक्शन, उसके स्क्वायर की हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो माइंड में रखो वो क्या है। इट इज नथिंग बट आरएमएस। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग इट। तो ध्यान ये रखना है बस बच्चों कि एक इंस्टेंटेनियस है और एक एवरेज है, और वो एवरेज क्या बन गया? ई आर एम एस स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर, बी आर एम एस स्क्वायर सी बाय बी। एनी डाउट बच्चों? प्लीज आस्क। बहुत बार मतलब हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये बात सबको समझ आ गई कैसे लिखा है? और मैं क्यों लिख पाया बच्चों ये, मतलब मतलब ये तो पक्का ही आएगा, और यहाँ पे तो हमें आरएमएस की वैल्यू भी पता ही है क्या होती है। वैसे 1/√2 है ना, वो कब आता है? साइनोसॉइडल में ही आता है। देखो ये रिलेशन तो हर जगह वैलिड है, समझो। लेकिन वो 1/√2 कब आता है? सिर्फ साइनोसॉइडल में। वो तो साइन की इंटीग्रेशन करके ही बनी थी ना वो बात। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात और, क्वेश्चंस में ना आपको मोस्टली इंटेंसिटी वर्ड लिखा होता है, तो आपने उसको एवरेज ही लेना। ठीक है, मतलब इनफैक्ट आई हैवंट एवर सीन अ क्वेश्चन जहां पे कभी उन्होंने इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी की बात भी की हो। मतलब वो हमेशा एवरेज की ही बात होती है। तो जब भी लिखा हो, प्लीज कीप इन माइंड कि इट इज एवरेज। ओके, तो अब हमने क्या किया बच्चों? हमने इंटेंसिटी को रिलेट कर दिया है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि फाइनली तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही स्टोर हो रही है। लेट ऑल। अब इससे बच्चों क्वेश्चन देखो किस टाइप का बनता है, ट्राई करो।
मुझे एकदम माइंड में नहीं आता, समझ नहीं आता चीजों को कैसे रिलेट करो, तो आराम से सोचो। ऑब्वियसली अब आपको पता है कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सोचो कैसे। करण, इतना बस, इतना सिंपल सा आंसर। मैं मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है ये हो। कुछ लग रहा है आइडिया?
सर रूट 3 आ रहा है। वरुण का भी वही आ रहा है, कारण वाला रिजेक्ट ठीक आता है क्या आंसर? बता दूं बच्चों? देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये एक पावर है 20 वॉट्स, क्या होगा 10 वॉट्स, इसके साथ क्या होगा? बल्ब से वो चारों तरफ फैलेगी, है ना? अगेन 11th वाला कंसेप्ट, बल्ब से चारों तरफ फैलेगी पावर। ये कहाँ पे यूज किया था 11th में? सोलर कांस्टेंट। बल्ब से चारों तरफ फैलेगी, तो बल्ब से 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 20 मीटर के डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का क्या मतलब है? पावर पर एरिया। वो क्या हो गई? P/4πr²। और वो किसके इक्वल हो जाएगी? ε0 E/RMS²c। तो आपने सिंपली इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करना था। यस, तो इसका आंसर √3/2 आता है। वेरी गुड वरुण, करण। सबको समझ आ गया बच्चों क्या किया? इट इज जस्ट कि वो एकदम माइंड में नहीं आता, राइट? कि ऐसे चलो, ऑलराइट बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों अब होमवर्क में, कल है अपनी क्लास? कल नहीं है ना? सही है। एक तो पिछली एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, और इसका अपने EM वेव्स का एक्सरसाइज 01 का बहुत सही। वैसे तो मैं आपको सारा भी दे सकता हूँ, बट आपकी हालत देख के मुझे लग रहा है कि आपको सी पार्ट कुछ याद नहीं होगा, मुझे रिवाइज करवाना ही पड़ेगा। वेव इक्वेशन है बिल्कुल वही क्लास 11th वाली जो है, तो मैं सी पार्ट नहीं दे रहा, बाकी तो सब कर सकते हो। मैं देख लूँ मैं दोबारा। A B D E। ठीक है।
ले लो, कर लो कलेक्ट। अच्छा ये बस ना बेसिकली जो हमारा पार्ट बचा है बच्चों, ये एफ पार्ट है तो हमें अगली क्लास में हो जाएगा। एप्लीकेशन वो थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट है बाकी बस, ठीक है चलो ओके बच्चों, मैं आज करता हूँ।